शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। पिछली बार हम समझा चुके थे सरकार के बारे में, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके पार्ट क्या हैं, यानी कि अंग क्या हैं। और आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा, यानी कि हम संसद तक पहुंच गए थे। हमारी विधायिका का नाम संसद है, तो उसका एक भाग है राज्यसभा, तो उसको समझेंगे आज। देखिए मैंने लिखा हुआ है पीछे ये राज्यसभा, और उसकी अब हमें जो जो इसमें समझना है वो हमने लिखा हुआ है। यानी कि संरचना क्या है इसकी योग्यताएं क्या हैं, इसकी चुनाव प्रणाली क्या है, किस तरह से चुनाव होता है, किस तरह की मतलब पद्धति अपनाई जाती है, और कार्यकाल यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, यानी कितने दिन तक ये रहती है, या फिर मतलब रहती भी है या नहीं, या फिर इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है, यानी कितने समय तक वो राज्यसभा के सदस्य रह सकते हैं। ये सब इसमें समझना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए फिलहाल मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में कि राज्यसभा के और दूसरे भी नाम हैं। कभी आपको दूसरे नाम देखने को मिल जाए कहीं, तो आप ये समझो कि मतलब ये क्या, या फिर राज्यसभा ही है कुछ और है, तो आप पहले इसके दूसरे नाम देख लीजिए। राज्यसभा तो है ही इसका नाम, कुछ लोग इसको उच्च सदन बोलते हैं। ये सब क्यों बोलते हैं वो मैं बताऊंगा। कुछ लोग इसको बोलते हैं स्थायी सदन, कुछ लोग इसको स्थायी सदन बोलते हैं, और कुछ विशेषज्ञों का सदन भी बोलते हैं इसको। आप एक हल्का हल्का आइडिया समझ लीजिए कि ऐसा क्यों बोलते हैं, इन शब्दावलियों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखो, उच्च सदन किस लिए बोलते हैं? उच्च सदन का सीधा सा मतलब है हमने संसदीय व्यवस्था जो अपनाई वो इंग्लैंड से अपनाई। तो इंग्लैंड में जो संसदीय व्यवस्था हमने अपनाई, तो इंग्लैंड है एक देश, ये देखिए। तो जिस तरह से हमारे यहाँ संसद है, तो उसी तरह से इंग्लैंड में भी एक संसद है, तो उसके भी दो सदन है। तो उसका जो उच्च सदन है उसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। या फिर इस सदन को लॉर्ड्स, यानी कि इंग्लैंड के कुछ लोग कहते हैं कि ये ऊपरी सदन है, उच्च सदन है, यानी कि इसमें सीनियर सिटीजन बैठते हैं, उच्च सदन है। तो इसके आधार पर यानी कि हमने व्यवस्था यहीं से अपनाई है, तो इसलिए इसको उच्च सदन बोलते हैं। वरना इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि संविधान में इसकी कोई व्याख्या है नहीं। संविधान में सिर्फ राज्यसभा की व्याख्या है, उसके अलावा नहीं। स्थायी सदन, स्थायी सदन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भंग नहीं होता कभी भी, यानी कि हमेशा बना रहता है ये, इसका जो है विघटन नहीं होता, इसलिए इसको स्थायी सदन बोलते हैं। विघटन होता ही नहीं है इसका, यानी कि हमेशा बना रहता है ये, चाहे लोकसभा भंग हो जाए, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। विशेषज्ञों का सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ विशेषज्ञों का चयन भी किया जाता है। कैसे चयन किया जाता है वो हम समझेंगे आगे वीडियो में। तो इस तरह से इन संबोधनों का प्रयोग किया जाता है। वरना बाकी राज्यसभा आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट शब्दावली है। देखिए पहले हम इसकी संरचना समझेंगे कि किस तरह से ये सदन बना, क्या इसका। देखिए संरचना, संरचना या गठन, यानी कि राज्यसभा का गठन कैसे होता, गठन ये देख लीजिए। देखिए हमारे संविधान में एक भाग है, भाग 5, उस भाग का वर्णन किया गया है। सबसे बड़ा भाग है ये, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक इसकी चर्चा की गई है। और उसी का चैप्टर है, उसी का एक चैप्टर है, यानी कि भाग 5, और उसका एक चैप्टर है, चैप्टर 2, यानी कि अध्याय 2 है उसका। तो जो हमारे पास उसका अध्याय 2 है, तो उस अध्याय का नाम है संसद, यानी कि पार्लियामेंट। और इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 79 से 122, यानी कि 79 से लेकर 122 तक इसकी चर्चा की गई है। तो इसी के दौरान संसद पढ़ेंगे हम, यानी कि संसद की व्याख्या इस आर्टिकल के अंदर अंदर आएगी, 79 से लेकर 122 तक। ये देखो गठन, गठन का मतलब है कि कितने सदस्य होंगे, कैसे होंगे, कैसे हुए, मतलब संरचना या गठन, यानी कि राज्यसभा का गठन कैसे होता, गठन ये देख लीजिए। देखिए हमारे संविधान में एक भाग है, भाग 5, उस भाग का वर्णन किया गया है। सबसे बड़ा भाग है ये, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक इसकी चर्चा की गई है। और उसी का चैप्टर है, उसी का एक चैप्टर है,
यानी कि भाग 5 और उसका एक चैप्टर है, चैप्टर 2, यानी कि अध्याय 2 है उसका। तो जो हमारे पास उसका अध्याय 2 है, तो उस अध्याय का नाम है संसद, यानी कि पार्लियामेंट। और इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 79 से 122, यानी कि 79 से लेकर 122 तक इसकी चर्चा की गई है। तो इसी के दौरान संसद पढ़ेंगे हम, यानी कि संसद की व्याख्या इस आर्टिकल के अंदर अंदर आएगी 79 से लेकर 122 तक, यानी कि राज्यसभा भी इसी में आएगी, लोकसभा भी इसी में आएगी। तो ये सब चीज़ें जो है इसी के अंदर आएंगी। तो अब हम देखते हैं इस्तेमाल किया गया है उनका। देखो हमारे पास एक आर्टिकल है, यानी कि अनुच्छेद हमारे पास है 80। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा में मैक्सिमम होंगे हमारे पास, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम सदस्य हमारे पास होंगे 250। इतने सदस्यों की इतनी संख्या होगी राज्यसभा में, ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 80 में। और अगर किसी को मतलब इसके बारे में जानना है, इसकी संरचना के बारे में, तो आप आर्टिकल नंबर 80 पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़िए, उसको देखिए क्या क्या व्यवस्था है। हम समझाते हैं कैसे। अच्छा, वर्तमान में जो संख्या है, वर्तमान में 245 राज्यसभा सदस्य होंगे, यानी कि इतने मेंबर राज्यसभा में बैठेंगे 245। 250 अधिकतम है, 245 हो सकते हैं, क्योंकि 5 सदस्यों को उन्होंने अलॉट नहीं किया, अभी 5 सीटों को अलॉट नहीं किया, उनको सैंक्शन रखा हुआ है अभी। तो 245 में से अब क्या होगा कि 245 में से हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कुछ संघ शासित प्रदेश हैं जिन्हें यूटीज बोलते हैं, यानी कि यूनियन टेरेटरीज, और कुछ हमारे यहाँ राज्य हैं। तो अब कहाँ कहाँ कितने सदस्य हैं, कैसे आएंगे वो, उसको समझते हैं। देखो इन 245 में से 12 सदस्य, 12 चुने जाएंगे, यानी कि चुने नहीं जाएंगे, वो मनोनीत किए जाएंगे। मनोनीत यानी कि नॉमिनेट, हमारे 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, किसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। और यहाँ पर कितने हुए? 233। ठीक है, ये सदस्य आएंगे राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों से। ठीक है, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी मूल संविधान में, लेकिन इसकी जो संघ शासित प्रदेशों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, तो उसको समझेंगे हम कैसे व्यवस्था की गई है। ये 12 सदस्य कौन होंगे, राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त करेगा? तो उसके लिए कहा गया है कि ये सदस्य होंगे साहित्य के क्षेत्र से हो, या तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक है कला के क्षेत्र से हो, विज्ञान के क्षेत्र से हो, और एक चौथा है इसमें समाज सेवा। यानी कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, साहित्य से हो, कला से हो, विज्ञान से हो, समाज सेवा से हो, इन क्षेत्रों से हो। यानी कि वो व्यक्ति जो चुना जाएगा उसके पास साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन चारों में से उसका व्यावहारिक अनुभव हो, या फिर उस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, और इसी के आधार पर इस सदन को हम विशेषज्ञों का सदन बोलते हैं। ये उसका कारण है। ठीक है, बाकी हमारे पास 233 सदस्य हैं, ये कैसे चुने जाएंगे? देखो ये तो कुछ तो राज्यों से ही होंगे, हमारे पास राज्य हैं, और कुछ है हमारे पास संघ शासित क्षेत्र, ये संघ राज्य क्षेत्र भी बोल देते हैं, कोई नहीं। ठीक है, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि भी संघ शासित क्षेत्र से कुछ सदस्य होंगे। ठीक है, लेकिन 1956 में संविधान में 7वां संशोधन किया गया और उसमें शक्ति दी गई संसद को। उसमें कहा गया कि भी संसद को शक्ति होगी, संसद चाहे तो जो संघ शासित प्रदेश हैं तो उनको भी राज्यसभा में कुछ सीटें अलॉट कर सकती है, और ऐसा संसद ने समय समय पर किया। एक बार किया, तो वो कैसे किया कि उसने क्या किया, जो संघ शासित प्रदेश में किया कि मान लो दिल्ली को दे दी 3 सीटें। ठीक है, उसी प्रकार एक संघ शासित क्षेत्र है पुडुचेरी बोल देते हैं वैसे इसको, पुडुचेरी है, अब 1 सीट उसको दे दी। ठीक है, तो 1 सीट पुडुचेरी को दे दी और 3 इसको। और आप जानते हैं कि अभी क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। वहाँ से 370 खत्म कर दिया गया, 35A खत्म कर दिया गया, और ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कि कानून लागू किया गया। उसमें क्या किया गया
कि जम्मू और कश्मीर को 2 संघ शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू और कश्मीर। तो संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उसमें जो है 4 सीटें दे दी गई जम्मू और कश्मीर को। तो अब हमारे पास जम्मू और कश्मीर, तो ये 4 सीटें उसको भी अलॉट की गई। तो हमारे पास संघ शासित प्रदेशों में ये 3 संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। बाकी जो 6 बचे हमारे पास संघ शासित क्षेत्र, उनके पास कोई भी प्रतिनिधित्व राज्यसभा में वर्तमान समय में है नहीं। आगे होगा तो उसको देखा जाएगा, फिलहाल ऐसा नहीं है। फिलहाल बाकी जो इसके अलावा जो सीटें बची वो 233 में से वो राज्यों के पास हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि किस राज्य से कितने सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है, ये सदस्य 233 तो निर्वाचित होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। निर्वाचित का मतलब होता है कि ये जो है चुनाव द्वारा, यानी कि चुनाव होगा इनका और चुनाव द्वारा सीधे राज्यसभा में ये लोग पहुंचेंगे और इनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो ये 3 और 1 4 और 4 8, ये तो 8 तो संघ शासित प्रदेशों के पास सीटें होगी, बाकी सीटें राज्यों के पास हैं। अब ये प्रश्न है कि किस राज्य के पास कितनी सीटें होंगी, ये कैसे तय हो। ठीक है, तो अब ये देखते हैं हम कि भाई किस राज्य के पास कितनी सीटें होंगी। देखिए, किस राज्य के पास कितनी सीटें होंगी, इसकी व्यवस्था कैसे की गई है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में 50 राज्य हैं और अमेरिका का जो ऊपरी सदन है उसका नाम सीनेट है। तो अमेरिका ने क्या किया कि 50 राज्य है, हर राज्य को 2-2 सीट दे दी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का एक सिद्धांत है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन, समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अमेरिका ने अपनाया, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनाया। तो इनके ऊपरी सदन क्या है, इनमें जितने राज्य हैं उनको बराबर बराबर सीट दे दी, यानी कि बराबर प्रतिनिधित्व हर राज्य का हो गया राज्यसभा में। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या कहेगा, हमारे यहाँ समान सीटें नहीं दी गई। भाई कुछ राज्य छोटे हैं बड़े हैं, तो हमारे यहाँ क्या किया गया कि पॉपुलेशन को आधार बनाया गया, जनसंख्या को, यानी कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी राज्यसभा में होगी। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या को आधार बनाया गया, तो हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। देखो, अगर हम उदाहरण देखें तो हमारे यहाँ हम 2 राज्य लेते हैं, एक यूपी और एक लेते हैं हम बिहार। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार हम देखते हैं, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व किया गया है राज्यसभा में, जिसकी इतनी जनसंख्या होगी उसकी उतनी सीटें होंगी। तो यहाँ क्या किया गया कि उत्तर प्रदेश में क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो लगभग 20 करोड़ थी, लगभग 20 करोड़। आप देखना 20 करोड़ लगभग है नहीं, ये देखिए, यहाँ मैं लगभग लिख देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि भाई आंकड़ा तो गलत बता रहे हैं, लेकिन हम लगभग में लेके चलें एक अनुमान, ताकि चीज़ें मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आए। ठीक है, इसी के आधार पर हम बिहार का लेते हैं। बिहार में क्या हुआ, 2011 की जनगणना के अनुसार ही यहाँ की जनसंख्या लगभग 10.5 करोड़ ये थी। तो अब देखिए, अगर हम सीटों की बात करें राज्यसभा में, तो बिहार की जो सीटें हैं वो 16 हैं। ठीक है, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को 31 सीटें दी गई, यानी कि जनसंख्या लगभग 2 गुनी है तो सीटें भी 2 गुनी है। तो इससे पता लगता है कि भाई और भी दूसरे राज्य आप देख लीजिए, उनमें देख लीजिए, उसमें भी इस तरह का ही मतलब सिद्धांत लागू होता है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। जितनी जनसंख्या होगी उतनी ही सीटें होंगी, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी विशेष क्षेत्र का नहीं। तो आप इससे ये चीज़ समझ सकते हैं, दूसरे राज्यों की तुलना करेंगे तो उसमें भी इस तरह का सिद्धांत ही लागू होगा, यानी कि पॉपुलेशन वाला सिद्धांत अपनाया गया है, समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत हमारे यहाँ नहीं अपनाया गया है। और आप देख सकते हैं किस राज्य को या किस संघ शासित क्षेत्र को कितनी सीटें दी गई हैं राज्यसभा में। तो इसका जो ब्यौरा मिलेगा, उसकी जो लिस्ट मिलेगी आपको संविधान की अनुसूची नंबर 4 आप देख सकते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, दूसरा जो हमारा हेडिंग था इसका, यानी कि हमें क्या समझना है कि राज्यसभा में सदस्य जो जाएंगे तो उनकी योग्यताएं क्या हों, यानी कि अर्हताएं क्या हों, उनकी एलिजिबिलिटी क्या हो। तो देखते हैं, देखो योग्यताएं, दूसरा हेडिंग हमारा है योग्यताएं। वैसे योग्यताएं नहीं कहते कुछ लोग, अर्हताएं बोल देते हैं, क्योंकि योग्यता और अर्हता यानी कि एबिलिटी और एलिजिबिलिटी में डिफरेंस होता है।
तो आप इसको जो है कंडीशन वो भी बोल देते हैं कुछ लोग। तो योग्यताएं क्या है, फिलहाल योग्यता सही आप समझो, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं लिख देता हूं इसमें अर्हता भी, कि किस तरह की अर्हताएं होती हैं। देखो इसे एबिलिटीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी। तो देखो हम यहाँ पर 5 पॉइंट देखेंगे कि भाई 5 योग्यताएं, मतलब 5 एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वरना व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा, मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं बन पाएगा। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो संविधान, अगर जो इसकी आपको देखना है कि भी कहाँ लिखी गई है तो आप संविधान देख सकते हैं, संविधान में इसकी चर्चा की गई है। देखो पहला एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त क्या है, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये उम्र का प्रावधान है कि भी 30 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ेगा ही नहीं। और तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, तीसरी कंडीशन है हमारे पास, आप ले लीजिए इसको कि भी 30, एक तो 30 वर्ष का होना ही चाहिए उसको, और तीसरा है हमारे पास कि उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं हम, यानी कि लाभ का पद उसके पास नहीं होना चाहिए। यहाँ लाभ का मतलब आप समझिए सीधा सीधा कि भी उसके पास कोई गवर्नमेंट सर्विस में वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो अगर वो ऐसा करेगा तो ये मतलब इस पद को धारण नहीं कर सकते, इनके राज्यसभा के सदस्य का चुनाव वो नहीं लड़ेगा, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें क्या हुआ है कि इसका बड़ा अच्छा वो है कि ये छोटी छोटी मतलब कुछ परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भी इसमें लिखा गया है कि मंत्री पद को छोड़कर, देखिए मंत्री चाहे वो संघ की सरकार में हो यानी कि केंद्र की सरकार में हो, चाहे वो राज्य की सरकार में हो, तो उसको अगर वो मंत्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है अपने आराम से और राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है, 3 हो गए। और एक चौथा है कि वो विकृत मस्तिष्क या फिर दिवालिया मतलब अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। वो आप सीधा सा मतलब समझिए कि मतलब वो मेंटली मतलब प्रिपेयर्ड होना चाहिए, यानी कि वो कोई व्यक्ति पागल ना हो, इस तरह से इसकी वो की गई। कोई व्यक्ति इस तरह से अगर पाया जाता है तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और चौथा है इसमें मतलब 5वीं बात कही गई है कि अगर संसद को भी ये शक्ति दी गई है, संसद द्वारा अन्य योग्यता, कोई योग्यताएं अगर, क्योंकि संसद को यह शक्ति दी गई है कि अगर संसद चाहे तो अन्य योग्यताएं भी निर्धारित कर सकती है कि भी ये योग्यताएं होंगी और उनको भी फॉलो करना होगा कैंडिडेट को। यानी कि नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, लाभ का पद होना नहीं चाहिए उसके पास, यानी कि मंत्री पद को छोड़कर बाकी और उसके पास कोई पद इस तरह का नहीं होना चाहिए जिस तरह से उसमें प्रतिबंध लगाया सके, यानी कि सरकारी नौकरी में वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, विकृत मस्तिष्क नहीं होना चाहिए। और संसद अगर चाहे तो और भी कुछ योग्यताएं निर्धारित कर सकती है, उनको भी फॉलो करना होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मान लो विवाद हो गया किसी पॉइंट को लेकर कि भाई कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ पाएगा या फिर ये अयोग्य व्यक्ति है, तो उसका निर्धारण कैसे हो, कौन सॉल्व करेगा इसको। तो हमारे पास चुनाव आयोग है, आप जानते हैं। तो हमारा चुनाव आयोग, देखिए हमारा चुनाव आयोग है, तो हमारा चुनाव आयोग जाएगा प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के पास। यानी कि इसकी जो कोई भी विवाद होता है इस तरह से कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा या फिर वो अयोग्य है, तो इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे चुनाव आयोग की अनुशंसा पर। और राष्ट्रपति जो फैसला देंगे वह अंतिम होगा। अगर इन्होंने कहा कि ये व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा तो नहीं लड़ेगा, और अगर कह दिया कि लड़ेगा यानी कि योग्य है तो वो योग्य माना जाएगा, इनका फैसला अंतिम होगा। तो आप ये योग्यताएं नोट कर लीजिए, देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं छोटे छोटे। देखिए अगला जो हेडिंग है इसका वो हम देखेंगे कि चुनाव प्रणाली क्या है इसकी, राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव प्रणाली। यानी कि मेथड ऑफ इलेक्शन, कि भी किस तरह का मेथड इसमें अपनाया जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ चुनाव होते हैं 2 तरीके से। हमारे यहाँ क्या, बाकी दुनिया के सभी देशों में भी लगभग 2 तरीके से चुनाव होते हैं, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष का मतलब है कि भाई डायरेक्ट इलेक्शन ऐसे होगा कि भाई जिसमें जनता सीधे भागीदारी करेगी। ठीक है, तो दो तरह की प्रणाली होती है, एक तो प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। हमारे यहाँ क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए चुनाव प्रणाली है अप्रत्यक्ष, यानी कि सीधी सी बात है इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जनता भागीदारी सीधे नहीं करेगी, यानी कि जनता कुछ लोगों को चुनेगी, वो कौन लोग होंगे, उनके द्वारा ही ये राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे। वैसा आप समझिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं जो हमारी विधानसभाएं हैं राज्यों की, या फिर जो भी संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाएं हैं, तो उनके जो विधायक होते हैं यानी कि उनके जो सदस्य होते हैं वो भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें वोटिंग करते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को मतलब वहाँ पर भेजा जाता है राज्यसभा में, और वो राज्य को प्रतिनिधित्व करते हैं फिर इस तरह से। तो इसमें क्या हुआ कि अप्रत्यक्ष प्रणाली हमारे यहाँ कई जगह अपनाई जाती है। जैसे हमारे मान लो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में अपनाई जाती है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी अपनाई जाती है, हमारे यहाँ राज्यसभा में तो अपनाई जाती है ही ये, और उसके बाद हमारे यहाँ विधान परिषद के चुनाव जो होते हैं उनमें भी ये प्रणाली अपनाई जाती है। और ये प्रत्यक्ष प्रणाली इनकी डायरेक्ट जो जनता भागीदारी करती है, आपने देखा होगा जो एमपीज के इलेक्शन है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास विधान सभा के इलेक्शन भी हैं जिनमें विधायक चुने जाते हैं, और जो म्यूनिसिपालिटीज़ के इलेक्शन है या पंचायत के इलेक्शन हैं तो उनमें इस तरह की प्रणाली अपनाई जाती है। हम चाह रहे हैं कि इसमें एक दूसरा मेथड होता है कि भी किस तरह से ये अप्रत्यक्ष प्रणाली होती है। तो हमारे यहाँ क्या है, एक है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हमारे यहाँ अपनाया जाता है राज्यसभा के सदस्यों के लिए और बाकी दूसरों के लिए भी, और उसमें भी एक मेथड है, उसमें एक है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम। तो हम चाह रहे हैं कि वो बड़ा थोड़ा जटिल है वो पॉइंट, तो उसको हम अलग से किसी वीडियो में समझेंगे ताकि चारों को एक साथ लेके इनको, और कभी ये किस तरह के सिस्टम होते हैं तो उनको हम अलग से समझेंगे एक वीडियो के थ्रू। फिलहाल आप समझिए कि अप्रत्यक्ष प्रणाली है, इनके डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है राज्यसभा के सदस्य के लिए, ये याद रखिए आप। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिए। लास्ट पॉइंट का मतलब है कि हमारा पॉइंट है कि भाई ये चुनाव जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य के लिए कितने दिन के लिए होते हैं, कैसे होते हैं, और मतलब इसकी जो कार्यकाल क्या है। ये देखिए कार्यकाल, इसकी टर्म क्या है राज्यसभा की। देखिए जब हम टर्म की बात करते हैं तो एक तो हमारे पास राज्यसभा की भी, राज्यसभा कितने दिन तक रहती है राज्यसभा, और उसके बाद देखते हैं हम इनके सदस्य। तो देखो राज्यसभा तो कभी भंग होती नहीं, विघटन होता ही नहीं, ये स्थायी सदन है, ये है स्थायी सदन। स्थायी सदन का सीधा सा मतलब है हमेशा बनी रहेगी, विघटन नहीं होगा, विघटन नहीं होगा, ठीक है। और हमने बताया था आपको कि राज्यसभा को स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है, उसका सीधा सा मतलब यही है कि भी इसका विघटन नहीं होगा, ये भंग नहीं होगी, ये हमेशा बनी रहेगी। लोकसभा की तरह, जिस तरह से हमारी लोकसभा भी एक दूसरा सदन है, तो वो क्या करते हैं कि उसमें 5 साल में वो खत्म हो जाता है, भंग हो जाता है और दोबारा चुनाव होते हैं और उसके बाद नए सदन का निर्माण होता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा हमेशा के लिए बनी रहती है। तो अब ये कुछ लोग सोचेंगे कि भी इसके सदस्य भी हमेशा के लिए बने रहते हैं, तो उसका आंसर है नो, यानी कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चुनाव होगा, मान लीजिए कोई सदस्य 2018 में चुना गया और उसके बाद वो 2024 में रिटायर हो जाएगा, यानी कि 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद क्या होता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य, जिनके 6 वर्ष बाद तो सदस्य का रिटायरमेंट हो ही जाता है, इसमें क्या होता है कि 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक यहाँ लिख लीजिए, प्रत्येक 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य राज्यसभा के रिटायर हो ही जाएंगे। सपोज दैट फॉर एग्जांपल मान लीजिए 90 सदस्य हैं टोटल, वैसे ही ले रहे हैं हम, मतलब रफली समझने के लिए 90 हैं, तो 90 का मतलब है कि अगर 90 हैं तो 90 और 1/3 खत्म हो जाने हैं, यानी कि समाप्त, रिटायर हो जाने हैं, तो इनके 30 सदस्य रिटायर हो जाएंगे। और जैसे ही प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य खत्म हुए
तो उसके बाद होगा चुनाव सदस्यों का, ठीक है, चुनाव होगा। और जो 1/3 हमारे रिटायर हुए हैं उन 1/3 सदस्यों का दोबारा से चुनाव कर लिया जाएगा और फिर वो सीटें भर ली जाएंगी। तो इस तरह से जो है ये यानी कि सदस्य बने रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि यूएस में इस तरह से, ये कि भी अगर हम यूएस में देखें यानी कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में देखें, तो उनके जो सीनेट के सदस्य हैं, जो उच्च सदन के सदस्य हैं, उनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। तो कुछ कुछ उनसे मिलता जुलता कार्यकाल का सिस्टम हमारा भी है। तो ये सिस्टम है। कोई व्यक्ति अच्छा ऐसा भी होता कि ज़रूरी नहीं कि 2 वर्ष में ही चुनाव हो। कुछ समय ऐसा होता है कि मान ली किसी राज्यसभा सदस्य की मृत्यु हो जाए या फिर कोई मतलब अपनी इच्छा से ही इस्तीफा दे दे, तो फिर इमरजेंसी यानी कि बीच में ही चुनाव करा सकते हैं उतने सदस्य के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप देख लीजिए, आज हमने समझा ये राज्यसभा का यानी कि इसका गठन कैसे हुआ, इसके अन्य नाम भी क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए, चुनाव प्रणाली क्या है, किस तरह से इनके अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और इसके जो कार्यकाल है यानी कि राज्यसभा भंग तो होती नहीं, उसके सदस्य मतलब ख़त्म हो जाते हैं, इनके रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं वो। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं रिटायर, तो उनका जो फिर से चुनाव हो जाता है। तो इस तरह की इसमें व्यवस्था है। बाकी राज्यसभा में हमारा कुछ नहीं बचा। अब राज्यसभा में आज की क्लास तो हम यहीं ख़त्म करते हैं। राज्यसभा में हमारा बचा कि इसके 2 पदाधिकारी होते हैं, जो सभापति बोलते हैं हम, उपसभापति। तो उनको हम अलग से एक क्लास के जरिए समझेंगे, और इसकी जो कार्य और शक्तियाँ हैं, इनके फंक्शंस एंड पावर हैं, तो उनको हम समझेंगे एक अलग वीडियो में। और वो मैं चाहता हूँ कि हम उनको पढ़ाएँ ज्वाइंट करके लोकसभा के साथ, क्योंकि हम लोकसभा के साथ ज्वाइन करके पढ़ेंगे तो हमें अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि जब हम शक्तियाँ पढ़ते हैं तो बार बार लोकसभा का जिक्र आता है, कुछ कानूनों का जिक्र आता है, विधेयक का, बिल का जिक्र आता है, तो उसमें हम समझ नहीं पाएंगे। तो जैसे ही हम उनको जोड़ कर पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी समझने में। तो ठीक है, आज ख़त्म करते हैं इस क्लास को यहीं। थैंक यू।